अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल, जो कि बहुत ही अहम टॉपिक है स्टाइकोमेट्री के चैप्टर में। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बहुत है, इस पे एमसीक्यूज़ भी बहुत ज़्यादा आते हैं और डिफ़िकल्ट भी है। सो मोल को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानते हैं कि मोल चीज़ सिंपल है क्या। मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, इट इज़ अ यूनिट। मोल एक यूनिट है। यूनिट का क्या मतलब है? जैसे कि जब हम कुछ चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं बाज़ार वगैरह में, तो वहाँ पर हम उस दुकानदार से कहते हैं कि ये फला चीज़ 5 केजी दे दो, 1 केजी, 2 केजी। सो 5 केजी या 2 केजी कहने से उस दुकानदार को समझ आता है कि कितना अमाउंट या कितना मैग्नीट्यूड उसको रिक्वायर्ड है। 5 केजी, जो केजी जो उसके साथ मैंने लगाया, तो उसको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना चीज़ चाहिए। जैसे कि या फ्रूट वगैरह के लिए हम खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसमें हम वहाँ पर दर्जन का यूज़ करते हैं, तो वो 2 दर्जन, 3 दर्जन, वो दर्जन जो लफ्ज़ है, उससे पता चलता है कि कितना अमाउंट दरकार है या कितना अमाउंट चाहिए उसको। इसी तरह से वो यूनिट्स है, लेकिन डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, दर्जन, केजी वगैरह वगैरह। जैसे कि जब हम लैब्स में आते हैं, लैब्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी एक लैब्स में केमिकल्स उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है, लेकिन वहाँ पर हम केजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि 5 केजी NaCl चाहिए या 10 केजी, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि रिएक्शन के लिए थोड़ी-सी अमाउंट की ज़रूरत होती है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट। तो वहाँ पर लैब्स में हम डेली लाइफ की यूनिट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ पर लैब में जो हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है? वो मोल है। तो मैंने लिखा कि इट इज़ अ यूनिट, सो इसका मतलब ये यूनिट है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यूज्ड इन लैब्स। लैब्स में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, बाहर नहीं इस्तेमाल कर सकते हम। ऐसा बाहर जब जाई कुछ खरीदने के लिए, तो हम ये नहीं कह सकते कि यार 1 मोल ये चीज़ दे दो, 1 मोल वो चीज़ दे दो। नहीं, ये यूनिट है, लेकिन सिर्फ इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू लैब्स। यूनिट है, लैब्स में यूज़ होता है। जैसे कि मैंने कहा अब कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है लैब्स में, ग्राम्स वगैरह में हम लेते हैं। तो मैंने लिखा है कि यूज़ टू टेक स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम इस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि लैब्स में थोड़ी-थोड़ी सी केमिकल्स हमें दरकार होती है, तो उसके लिए हम मोल यूज़ करते हैं। अब तो हमें पता चला कि मोल यूनिट है, लैब्स में इस्तेमाल होता है, स्मॉल क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है। अब जब हम लैब में जाए, तो लैब में हमें 1 मोल लेना होगा किसी चीज़ का, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो उसके लिए हमें डेफिनेशन याद रखना है कि डेफिनेशन क्या है। मोल का डेफिनेशन सिंपल ये है कि व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल और फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर इन चीज़ों को मैंने ग्राम में एक्सप्रेस किया, ग्राम में रिप्रेजेंट किया, तो इसको हम मोल कहेंगे। यहाँ पर मैंने 3 वर्ड्स यूज़ किए हैं। एक है एटॉमिक मास, सो पहले मैं इसके बारे में बात करूँगा। दूसरा है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूल, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तीसरा जो है वो है फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट, तीसरा मैं इसके बारे में बात करूँगा। पहले मैं इन चीज़ों को डिफाइन करूँगा और कहूँगा कि अगर मैं 1 मोल ये लूँगा तो कैसे लूँगा। एटम से स्टार्ट लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ एटम है और एटम का 1 मोल हम कैसे लें? तो मैंने लिखा है कि इफ द कंसीडरिंग सब्सटेंस इज सिंगल, इसका क्या मतलब है? फर्ज करें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि हमसे कहे कि 1 मोल ऑफ एच कितने के बराबर होगा? 1 मोल ऑफ एच कितने के बराबर होगा? तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखना है कि
कंसिडरिंग सब्सटेंस का मतलब है कि कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। 1 मोल ऑफ H मीन्स हाइड्रोजन का 1 मोल लेना है, हाइड्रोजन का 1 मोल लेना है। मैंने कहा कि अगर ये सिंगल हुआ, सिंगल का मतलब शदीद सिंगल, शदीद सिंगल का क्या मतलब होगा, आपने इस राइट साइड को देखना है। इस राइट साइड पे H के साथ कुछ भी नहीं है, ना तो 2 है, ना तो 3 है, ना 4 है, मतलब ये सिंगल है। अगर सिंगल हुआ इसका मतलब ये क्या है, एटम है। और एटम का अगर मैं मोल लूंगा तो मैं इसके एटॉमिक मास के साथ क्या लगाऊंगा, सिंपल ग्राम लगाऊंगा। तो इसका एटॉमिक मास है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, मैंने 1 लिख दिया, ये इसका एटॉमिक मास है। अब ये 1 मोल नहीं है, जैसे मैंने इसके साथ ग्राम लगाया, मैंने ग्राम लगाया तो ये 1 मोल क्या हुआ, 1 मोल हाइड्रोजन हुआ। सिंपल, बहुत आसान। अगर आपने एटम का 1 मोल लेना है, एटम का 1 मोल लेना है तो एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाना है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं कर दूं, 1 मोल ऑफ कार्बन, कार्बन का 1 मोल, तो देखना है कि ये एटम है या नहीं है, सिंगल है भाई, बिल्कुल सिंगल है। अब इसका एटॉमिक मास 12 है, मैंने 12 लिख दिया, 12 लिखा है, अभी तक ये मोल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पर ग्राम लगाया, अब ये 1 मोल कार्बन हुआ। तो मोल में कन्वर्जन किस वजह से हो रहा है, ग्राम लगाने से। तो सिंपल, आपने अगर एटम का एटॉमिक 1 मोल लेना है या मोल लेना है तो उसके एटॉमिक मास के साथ क्या लगाना है, ग्राम लगाना है। तो मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। एटम का 1 मोल लेना, उसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करना है। अब आता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का अगर मैं 1 मोल लूँ या मोल लूँ तो कैसे लूँगा, तो पहले तो हमें पता कैसा चलेगा कि ये सब्सटेंस मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो मैंने लिखा है कि इफ द कंसिडरिंग पार्टिकल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मतलब ये कि इसमें एक एटम ना होगा, एक एटम से ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा एटम्स हुई तो वो मॉलिक्यूल होगा। फ़र्ज़ करें मैं लेता हूँ, फ़र्ज़ करें मैं लूँ यहाँ पर कि 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O। अब H2O को अगर हम देख ले तो इसमें ये सिंगल नहीं है, यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है, 3 एटम्स है, सिंगल नहीं है। तो अगर पार्टिकल्स में या अगर सब्सटेंस में एटम्स, एक एटम से ज़्यादा एटम होंगे तो वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल होगा या तो फार्मूला यूनिट होगा। फिर हम फाइंड करेंगे इस लेक्चर में कि हमें मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट के बारे में कौन सी या फ़र्क हम कैसे वाज़ेह करेंगे। तो ये कम्बिनेशन ऑफ एटम है तो ये मॉलिक्यूल हुआ। अगर इसका मैं मोल लेना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूँगा। मॉलिक्यूल का मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूंगा और उस मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगाऊंगा। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें, मॉलिक्यूलर मास का मतलब है सिंपल, इनमें एटम्स देखने हैं, कितने एटम्स है, इनमें 3 एटम्स है, उन एटम की एटॉमिक मासेस को जमा करना है। लाइक मैं यहाँ पर लिख दूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहाँ पर कितने एटम्स है, 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई करें 2 से, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, 2 + 16 आ जाएगा और ये तकरीबन आ जाएगा टोटल, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, 18 होगा। 18 मॉलिक्यूलर मास है H2O का। अब मैं ले रहा हूँ 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O का मतलब, मोल का मतलब क्या होगा, मोल मीन्स ग्राम लगाना लाजमी है। 18 मैंने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट किया, 1 मोल ले रहा हूँ तो इसके साथ लिखूंगा ग्राम। अगर मैं H2O का 1 मोल लूँगा तो वो बराबर होगा 18 ग्राम का। अब एटम के केस में मैंने एटॉमिक मास के साथ ग्राम लगाया, मॉलिक्यूल के केस में मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूंगा और मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्राम लगाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट होता है, तो सिंपल, सबसे पहले मॉलिक्यूल को देखना है कितने एटम्स है इसमें, फिर उस एटम्स की एटॉमिक मासेस को जमा करना है। जैसे कि मैंने देखा इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है, और बाद में 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, उसको ऐड किया 18 आया, 18 मॉलिक्यूलर मास हुआ। अब मैं मोल ले रहा हूँ 1 मोल, तो इसके साथ मैंने लगाया
ग्राम। तो ये बना 1 मोल ऑफ H2O। इसी तरह से अगर मैं लूँ फ़र्ज़ करें लूँ कि 1 मोल ऑफ NH3। अब ये एटम है या मॉलिक्यूल है, तो एटम तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो ज़्यादा एटम्स है, सिंगल नहीं है, 4 एटम्स है, 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। अब इसका मैं अगर मोल लेना चाहता हूँ तो पहले मैं इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूँगा। मॉलिक्यूलर मास के साथ मैं ग्राम लगाऊंगा। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें? एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। इस मॉलिक्यूल में 3 हाइड्रोजन है तो इसको मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये 14 प्लस 3 हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 17 इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ। मैं ले रहा हूँ 1 मोल ऑफ NH3। मोल का लफ्ज सुनते ही आपको ग्राम याद आना चाहिए, ये ग्राम लाजमी हम लिखेंगे। तो 17 इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ, मैं 1 मोल ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 17 ग्राम। तो मॉलिक्यूल का हम इस तरह से मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अब तीसरा जो लफ्ज़ यहाँ पर डिफिनेशन में है, फार्मूला मास है या फार्मूला यूनिट है। तो फार्मूला मास और फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में हम फ़र्क कैसे करेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सब्सटेंस मॉलिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है। फ़र्ज़ करें हमसे पूछा जाए, फ़र्ज़ करें कि H2O है, NH3 है और NaCl है। ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनमें मॉलिक्यूल कौन है और फार्मूला यूनिट कौन है? या AgCl भी आया, AgCl, इनमें मॉलिक्यूल कौन है और फार्मूला यूनिट कौन है? डिफ्रेंशिएशन की, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो मॉलिक्यूल का हमें कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूल का कैसे पता चलेगा और फार्मूला यूनिट का कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आपने देखना है, मैंने लिखा है सिंपल कि मॉलिक्यूल के लिए इंडिकेशन ये होगी, आपने एटम्स को देखना है। यहाँ पर मैं देखूंगा, इन 4 को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, कौन मॉलिक्यूल है कौन फार्मूला यूनिट है। आपने यहाँ पर देखा मॉलिक्यूल के लिए इंडिकेशन क्या है? इफ द सब्सटेंस कंटेन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन मेटल्स। अगर आपने H2O को उठाया, देख लिया कि इसमें एटम्स है, सारे एटम्स अगर नॉन मेटल्स है, सारे एटम्स क्या है? नॉन मेटल्स है, तो वो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल होगा। अब हमें नॉन मेटल्स का कैसे पता चलेगा कि कौन से एटम्स नॉन मेटल्स है, कौन से एटम्स नॉन मेटल्स नहीं है? तो जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स होते हैं 118 एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स 118 है। इस 118 में कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स है, कुछ मेटलाइड्स है और कुछ जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं। तो हमें इसका नंबर कैसे पता चलेगा? कुछ क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर फार्मूला लिख दिया है नॉन मेटल के लिए। ये फार्मूला है स्पंज XNG। स्पंज XNG क्या है? स्पंज XNG है टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में जितनी भी नॉन मेटल्स है वो ये इस फार्मूले में है, स्पंज XNG। ये सारे नॉन मेटल्स है, इसको बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो, स्पंज XNG, स्पंज और XNG। अब स्पंज XNG का मतलब क्या है? यहाँ पर स्पंज S का मतलब है सल्फर, ये सल्फर हुआ, ये फास्फोरस है, फास्फोरस, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। यहाँ तक तो आसान है, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अब X आया तो X का मतलब है 7th नंबर ग्रुप, 7th ग्रुप जिसको हम हेलोजन भी कहते हैं और उसको हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? इसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन, इसमें ये एलिमेंट्स आते हैं। तो X का मतलब है 7th ग्रुप, 7th वाले ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो सारे नॉन मेटल्स है। लास्ट में क्या आता है? Ng का मतलब है नोबल गैसेस, नोबल गैसेस में कौन कौन से आते हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। अब ये सिंपल सा फार्मूला है लेकिन इस फार्मूले में बहुत सी इंफॉर्मेशन छुपी है। सिंपल, स्पंज XNG, टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में इतने नॉन मेटल्स मौजूद थे,
सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। और X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टार्टीन। Ng मीन्स नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। ये सारे नॉन मेटल्स हैं। अब आपने फार्मूला याद किया, ये जहन में होगा तो आप लोगों का आपने उस फाइंड आउट करना है कि एक चीज़ मालिक्यूल है या नहीं है। तो मालिक्यूल के लिए ज़रूरी है कि सारे जो कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, वो लाजिमी क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे। तो मैं अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि H2 को मैंने लिया, H2 को मैंने देखा। अब देखूंगा कि ये मालिक्यूल है या फार्मूला यूनिट है। मालिक्यूल के लाजमी है कि सारे एटम क्या हो, नॉन मेटल्स हो। अब हमें पता कैसे चलेगा, अगर इसमें कितने 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 एलिमेंट है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस फार्मूले में मौजूद है, H भी है और O भी है, मतलब ये नॉन मेटल है। तो यहाँ पर सारे एलिमेंट्स क्या है, नॉन मेटल है। तो H2O क्या है, ये H2O मॉलिक्यूल है। इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स को आपने देखना है कि अगर टोटल जो एलिमेंट्स होंगे वो नॉन मेटल्स होंगे तो वो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा। और नॉन मेटल्स का पता हमें स्पंज एक्सचेंजी से पता चलेगा कि स्पंज एक्सचेंजी सारे जो है वो क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। NH3 को मैं फर्ज करे उठाओ, NH3 NH3 में 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन यहाँ पर है, मतलब ये नॉन मेटल है। हाइड्रोजन भी है, तो ये भी सारे जो मेटल्स, सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो ये भी मॉलिक्यूल हुआ, सिंपल, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मॉलिक्यूल का हमें कैसे पता चलेगा, तो मॉलिक्यूल का पता हमें इस तरह से चलेगा कि हम एलिमेंट्स को देखेंगे और अगर सारे एलिमेंट्स इस फार्मूले के अंदर आते हो, यानी सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल हो, तो वो मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब ये दो तो मॉलिक्यूल हो गए। NaCl को लेते हैं, फर्ज करें NaCl को, NaCl। अब हमने देखना है कि एक सोडियम है, क्या है, क्लोरीन है। सोडियम तो इस फार्मूले में नहीं है, इस फार्मूले में नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉन मेटल नहीं है। क्लोरीन इस फार्मूले में है, कहाँ पर है, एक्स में। एक्स में आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो क्लोरीन मौजूद है, ये क्या है, ये नॉन मेटल है। एक नॉन मेटल है और दूसरा नॉन मेटल नहीं है। नॉन मेटल नहीं है, तो एक नॉन मेटल है, दूसरा नॉन मेटल नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल के लिए ज़रूरी है सारे एटम्स का नॉन मेटल होना। तो ये तो मॉलिक्यूल का इंडिकेशन हुआ। अब आते हैं फार्मूला यूनिट का हमें कैसे पता चलेगा कि फार्मूला यूनिट हमें अगर अगर इसको देख ले, इस मॉलिक्यूल्स को, हमें कैसे पता चलेगा कि एक चीज़ फार्मूला यूनिट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए आपने ये याद रखना है कि फार्मूला यूनिट में कॉम्बिनेशन होगा वो मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। फार्मूला यूनिट में एक या दो तो मेटल्स होंगे और कुछ नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। मॉलिक्यूल में नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होता है, यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल का होगा। नॉन मेटल का तो हमें इस फार्मूले से पता चलता है कि ये सारे नॉन मेटल्स हैं। मेटल का हमें कैसे पता चलेगा, तो पीरियोडिक टेबल में ये नॉन मेटल्स है, तकरीबन 8 एलिमेंट्स जो है वो मेटलाइड्स है और बाकी के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो आपने सिंपल इसकी नॉन मेटल के अलावा जो भी आएगा उसको आपने क्या कहना है कि ये मेटल है। फर्ज करें ये मेटल है, तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ये फार्मूला यूनिट था। मैं इसको लेता हूँ, फर्ज करें ये क्या हुआ, ये नॉन मेटल हुआ, क्योंकि ये इस फार्मूले में मौजूद है। फार्मूले में है तो ये नॉन मेटल हुआ। ये इस फार्मूले में नहीं है, सोडियम, तो ये क्या हुआ, ये हुआ मेटल। तो इस सब्सटेंस में मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन है। तो जिस सब्सटेंस में मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा वो होगा फार्मूला यूनिट। बहुत ही आसान सा है, बहुत आसान सा। मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूल में सारे एटम्स नॉन मेटल्स होंगे, फार्मूला यूनिट में एटम्स जो होंगे कुछ मेटल्स होंगे, कुछ नॉन मेटल्स होंगे। नॉन मेटल का हमें कैसे पता चलेगा, इस फार्मूले से पता चलेगा, और इसके अलावा जो भी आएगा वो हम मेटल में कंसिडर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फार्मूला यूनिट होगा। ये तो इसकी डिफ्रेंसिएशन हुई। हम बात कर रहे हैं मोल की, तो मॉलिक्यूल का अगर हम मोल लेते हैं तो उसका जो
मालिकुलर मास होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, उसके साथ क्या लिखेंगे, उसके साथ हम लिखेंगे ग्राम, तो वो 1 मोल हो जाएगा या मोल हो जाएगा। फार्मूला यूनिट के लिए हम क्या करेंगे, तो फार्मूला यूनिट के लिए हम फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूला मास। मॉलिक्यूल के लिए हम फाइंड आउट करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला यूनिट, यानी मेटल और नॉन मेटल की कॉम्बिनेशन वाले को के लिए हम फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ ग्राम लगाएंगे। मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास में फ़र्क नहीं है, उसका फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। एटम्स को जमा करना है, एटम्स की एटॉमिक मासेस को जमा करना है, लेकिन सिर्फ उसका जो नाम है यहाँ पर फार्मूला मास है और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर मास है। डिफ्रेंसिएशन इस वजह से है क्योंकि ये फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की डिफ्रेंसिएशन इस वजह से है कि मॉलिक्यूल में कम्बिनेशन होता है नॉन मेटल का और फार्मूला यूनिट में कम्बिनेशन होता है फार्मूला मेटल और नॉन मेटल का। तो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए इसको फार्मूला मास कहते हैं और मॉलिक्यूल को हम मॉलिक्यूलर मास में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं फार्मूला यूनिट का 1 मोल लिख रहा हूँ, 1 मोल फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसका मैं फार्मूला मास फाइंड आउट करूंगा, उसके साथ क्या लगाऊंगा, ग्राम। इसके लिए जैसे कि हम ये लेंगे 1 मोल ऑफ, हम फर्ज कर ले 1 मोल ऑफ NaCl, तो मैंने देखना है कि ये क्या है, ये NaCl है, ये नॉन मेटल मेटल, ये फार्मूला यूनिट हुआ, इसका मैं फार्मूला मास फाइंड आउट करूंगा और क्या लगाऊंगा, ग्राम लगाऊंगा। सिंपल आसान तरीका है। Na का एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन का है 35.5, ये आ जाएगा 58.5 आ जाएगा, ये इसका फार्मूला मास हुआ। अब मोल लेना है तो क्या लगाना है, आपने इसके साथ ग्राम लगाना है, ग्राम लगाने के बाद ये हो जाएगा मोल। बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, यूजेस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब मैंने ये बताया कि मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में फ़र्क कैसे करें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये याद रखने है आपने। मोल मीन्स यूनिट है, लैब में यूज़ होता है। एटम का अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास के साथ हम क्या लगेंगे, लगाएंगे ग्राम लगाएंगे, जैसे कि ये एग्जांपल हुआ। मॉलिक्यूल का या फार्मूला यूनिट के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल एटम से इसकी डिफ्रेंसिएशन इस वजह से हो रही है कि एटम सिंगल होता है, इनमें कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होंगे। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स सारे जो है वो नॉन मेटल्स है तो वो चीज़ क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा। सारे एटम्स नॉन मेटल्स है, वो मॉलिक्यूल होगा, और नॉन मेटल का पता हमें इस स्पंज एक्सचेंजी से पता चलता है कि ये सारे नॉन मेटल है। अगर एक सब्सटेंस में ये एलिमेंट्स मौजूद हो वो मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल का मोल लेने के लिए हम इसके उसका जो है ना मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके साथ ग्राम लगाएंगे। फार्मूला यूनिट का हमें कैसे पता चलेगा, फार्मूला यूनिट में एक एलिमेंट या 2 एलिमेंट या 3 एलिमेंट मेटल्स होंगे और कुछ एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होंगे, यानी कॉम्बिनेशन मेटल और नॉन मेटल का होगा, मेटल और नॉन मेटल। अगर मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा तो वो फार्मूला यूनिट होगा, उसका हम फार्मूला मास फाइंड आउट करेंगे और ग्राम लगाएंगे ताकि उसका हम 1 मोल ले सके। फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास में इतना फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिफ्रेंसिएशन करने के लिए नाम अलग अलग है, लेकिन मालूम करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए उसका तरीका बिल्कुल सेम है। उसमें हम एटम की एटॉमिक मासेस जमा करते हैं, जो रिजल्ट में आता है तो फार्मूला मास होगा या मॉलिक्यूलर मास होगा। अगर मोल लेना है तो हमने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ ग्राम लगाना है। ये सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं कर दूं आपसे कि आपसे अगर कोई पूछे कि हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 AMU और हाइड्रोजन इक्वल टू 1 ग्राम, दोनों हाइड्रोजन है दोनों केस में, एक के साथ हमने लगाया है 1 AMU और दूसरे के साथ हमने लगाया है 1 ग्राम, इसमें फ़र्क क्या है, इसमें बहुत बहुत फ़र्क है। सिर्फ ये देखना है कि 1 AMU इसका मतलब है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का पता मुझे कैसे चला, AMU से। AMU मुझे कह रहा है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। ग्राम आया है 1 तो दोनों केस में है, लेकिन इसके साथ ग्राम आया है, ग्राम मुझे ये शो करता है कि ये मैंने 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों में फ़र्क है, सिर्फ मुझे पता इस वजह से चल रहा है AMU और ग्राम से। AMU जब आएगा तो उसका मतलब होगा ये सिंपल इसका मास है, वो कौन सा, रिलेटिव एटॉमिक मास है।
जब ग्राम आएगा तो ग्राम मुझे ये इंडिकेशन देता है कि ये 1 मोल है, क्योंकि मोल, बस सिर्फ ये याद रखिए कि मोल का मतलब आपके जहन में ग्राम होना चाहिए कि यार हर चीज़ के साथ मैं ग्राम लगाऊंगा तो वो मोल हो जाएगा। तो इसमें ये फ़र्क है, तो आपने ये याद रखनी है। और इंशाल्लाह से जो बाकी के लेक्चर्स होंगे उनको मैं अपलोड करूँगा। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि मोल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे चैप्टर में बहुत यूज़ होगा।